अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, 9 अप्रैल की एपिसोड एक ऐसी एपिसोड थी कि इसके बाद हमने देखा कि जो चिंगारियां भड़क रही थी उन्होंने आग की सूरत इख्तियार की और आग की जो हिद्दत है वो हर जगह महसूस की जा रही है। जितने मुंह उतनी बातें, जितने कीबोर्ड सोशल मीडिया के उतने ज़्यादा ट्रेंड्स हमने इन दिनों में देखे। यलगार खुसूसन सोशल मीडिया पर मची रही। सूरत हाल की नज़ाकत ने इतनी जान पकड़ी कि फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी ये मौजूए बहस आया और फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जो चलने वाली हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम है उस पर नोटिस लिया गया है और फॉर्मेशन कमांडर्स ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इस प्रोपेगेंडे का मकसद सोसाइटी और इदारे के दरमियान एक खलीज पैदा करना है। ऐसे में सभी ये सोच रहे हैं कि कोई प्रेशर महसूस किया गया है इदारे की जानिब से, जिसके बाद इस अज़म का इयादा किया गया कि फ़ौज इदारों के, रियासती इदारों के साथ खड़ी होगी। देखिए, इस किस्म की जो कैंपेन पूरी चली है फौज के खिलाफ, और सिर्फ ये सोशल मीडिया पे नहीं, आपने देखा मुजाहरे जब हो रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रही थी, वहां भी नाम ले लेके ये हुआ। तो ये एक बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ और इसका मकसद एक ही था। और मैंने अपने कल के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि इसका मकसद यही था कि खला पैदा करना फौज की यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर और कमजोर करना उसको, और किसी तरीके के साथ ये सब कुछ जो हुआ है ऐसे इल्ज़ाम लगाना ताकि कमज़ोर हो जाए लीडरशिप। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि इसमें सिर्फ सोशल मीडिया, पीटीआई के सोशल मीडिया वाले लोग नहीं इन्वॉल्व, इसमें कुछ एक्स फौजी भी इन्वॉल्व हैं। उनमें से कुछ 2 स्टार और 3 स्टार भी, उनका भी जिक्र आ रहा है और वो भी ट्वीट्स कर रहे थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कोर कमांडर्स की मीटिंग के अंदर इसका जो नोटिस लिया गया है और उसके साथ जो पैगाम दिया गया है, 2 पैगाम दिए हैं। आपने एक का जिक्र किया है कि उन्होंने नोटिस लिया इस चीज का। उन्होंने इसके साथ साथ, नोटिस लेने के साथ साथ, एक और बहुत अहम पैगाम दिया है जिसका ताल्लुक इसी चीज के साथ है। वो क्या है? वो आइन की ये है हिफाजत। जी। कि आइन की हिफाजत, सारी फौज की जो यूनिटी ऑफ कमांड है हम्म। वो आइन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार थी और हमेशा तैयार रहेगी। जी। अब इससे ज्यादा पैगाम इन सबको नहीं जा सकता कि अब सारी फौज की जो लीडरशिप है वो सारी ये एक सफ़े पे है। उन्होंने आइन आइन को डिफेंड किया है और वो आगे भी करेंगे, और ये सारी जो इस किस्म का जो चर्चा है ये ख़त्म होना चाहिए। और उसका नोटिस ले लिया गया है। और मैं अब आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो लीड कर रहे हैं इन चीज़ों को, बिकॉज ये आइन के खिलाफ है इस किस्म की कैंपेन माउंट करना एक नेशनल इदारे के खिलाफ इस तरीके के साथ, और उसकी तौहीन करना। आपको पता है आइन के अंदर और कानून के अंदर बहुत से क्लॉजेज हैं। यहाँ तो ये हाल था कि अगर आप फौज का नाम ले लें और कोई उल्टी सीधी बात कर दें या छोटी सी भी बात कर दें कि जी वहाँ फौज के अंदर भी करप्शन है, तो वो चार्ज लगा देते हैं आपको। यहाँ तो बहुत बड़ी बातें हो रही हैं और इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो इसलिए 2 पैगाम आए हैं। एक ये कि हमें पता है कौन कर रहा है और ये क्यों कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है, और हम इसको टॉलरेट नहीं करते। और दूसरा ये कि हमने आइन का दिफा किया और आगे भी आइन का दिफा करेंगे और ये हम यूनिटी ऑफ कमांड को रखेंगे। ताकि अगर आपका ये ख्याल है, जो लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप हमारे दरमियान एक डिवीजन क्रिएट करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ हम आइन को ओवरटेक कर लें या आइन को ब्रेक करें, हम भी, जो कि आप चाहते थे, हमने नहीं किया, तो इसलिए ये बात भूल जाइए। तो ये बहुत सख्त पैगाम है और ये पीटीआई वाले लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो गलत फहमी के का शिकार हैं इस वक्त, जिन्हें पूरी सिचुएशन की का पता नहीं है। और इसमें खसूसन वो एक्स फौजी हैं जो कि पिछले रोज हफ्ते बहुत पूरी एक बम्बार्डमेंट की थी उन्होंने, और गुमराह करने की कोशिश की थी फौज के अफसरों को। तो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, मेरी चिड़िया की ये खबर है कि इसको सख्ती के साथ निपटा जाएगा, इस किस्म की जो कैंपेन चल रही है। ठीक है, लेकिन हम ये देखते रहे माजी में सेठी साहब, इमरान खान साहब के मीडिया सेल की जानिब से और हुकूमत की जानिब से हमेशा ऐसी तस्वीर पोस्ट की जाती थी सोशल मीडिया पे जिसमें फ़ौज पाकिस्तान, आर्मी मौजूद होते थे, DGISI मौजूद होते थे और बाकायदा बताया जाता था कि तीनों एक पेज पर हैं। हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की हलफबरदारी में ना मुसल्लह फ़ौज के कमांडर आए, ना सुप्रीम कमांडर आए। तो इस हुकूमत
कि इस्तेहकाम से ये बात किस तरह जुड़ी है ज़्यादा? बिल्कुल नहीं जुड़ी। आप क्या कह रहे हैं, कमांडर नहीं आया और सुप्रीम कमांडर नहीं आया, क्या हमारा इससे मसला? इस पे भी सुप्रीम चह कमांडर मगोइयां हो रही हैं कि शायद प्रेशर आया है, ये जो प्रेशर आया है कैंपेन का, इसकी वजह से अदम शिरकत हुई। नहीं, ऐसी नहीं बात। उसकी वजह यह है कि आज भी एक फंक्शन था, फौज का अंदरूनी में एक फंक्शन था, वहां भी आर्मी चीफ नहीं गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो आज चले जाते तो फिर आपका ये जो शक शुबहात है शायद इसमें कुछ बात होती। ये प्रेशर की वजह से, वो ऐसी बात नहीं है कि वो प्रेशर की वजह से नहीं गए। उनके बैग के अंदर बड़ी सख्त तकलीफ है, और वो जहां भी पहले भी वो उन्होंने एक दो जगह पे गए हैं, जो मेरी इतला के मुताबिक, कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि स्ट्रेट चेयर मेरे लिए रखिए, मैं खड़ा नहीं हो सकूंगा, एंड सो ऑन। तो अब होता यह है कि इस किस्म के फंक्शंस के अंदर हजारों लोग होते हैं, कम से कम 1000 लोग थे वहाँ, 700-800 लोग थे। और जब आर्मी चीफ आते हैं तो रश होता है दो दो लोगों की तरफ, एक प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं और एक जो आर्मी चीफ वहां खड़े होते हैं। सारे धक्के लग रहे होते हैं वहां कि आर्मी चीफ को जाकर सलाम किया जाए, उधर प्राइम मिनिस्टर को सलाम किया जाए। तो वो कम से कम घंटा इनको खड़ा रहना पड़ता है, और खड़े होकर सबके साथ सलाम दुआ लेनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है इस वजह से वो शायद नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था ये बड़ा स्ट्रेन्यूअस होगा। और पहले भी इसका पहले टाइम 8 बजे होना था, तो फिर 8 बजे नहीं हुआ तो लेट हो गया, तो 9 बज गए। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से भी इस किस्म की इशू हुआ। मैं आपको बता दूं, ये जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद जो बयान आया है, इससे ज्यादा सपोर्टिव बयान आइन और जमहूरियत और जो अभी जो प्रोसेस हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता था। तो मेरा ख्याल है ये सारी बात जो है कि कोई ऐसी बात है, इसको अब खत्म कर देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरी चिड़िया घूम रही है, मेरी चिड़िया हर जगह पे पहुंची है। और मैं आपको ये बता दूं कि कंप्लीट यूनिटी ऑफ कमांड है। बहुत नाराज हैं सारी की सारी फौज की लीडरशिप विद इमरान खान, कि जिस तरीके से उन्होंने किस किस्म के झूठ बोले उनके साथ, और कैसे मेरी को राउंड चलाया, और कैसे तौहीन की, और कैसे अंडरमाइन किया। और ये जो अब सब कुछ हो रहा है, ये नोटिस इसीलिए लिया गया है। एंड आई थिंक आप देखेंगे कि दे विल नॉट रेस्ट। और ये इनको एहसास होना चाहिए कि इस वक्त नेशनल यूनिटी एंड कमांड इज एट स्टेक। आपने देख ही लिया कि जैसे ही नया प्राइम मिनिस्टर आया है या पुराना गया है, तो किस तरीके के साथ अवाम का रिस्पांस क्या आया है। पोलिंग की जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं, स्टॉक मार्केट और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिजल्ट आया है वो भी डिस्कस करते हैं। तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया है, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है। तो आई थिंक अब वक्त आ गया, वी हैव टू मूव ऑन। और आई रस्मी थिंक दैट्स मुलाकात द सेठी साहब मैसेज कब होने ऑफ जा द रही है कोर आर्मी कमांडर्स चीफ मीटिंग। और चीफ एग्जीक्यूटिव के दरमियान? आयशा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी जी। तुम भाग रही हो आगे आगे। मेरी बात सुनो। बात यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे उठे हैं और अभी तक भाग दौड़ कर रहे हैं, और कल कराची जा रहे हैं। आज वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने किसी को याद नहीं किया। आज वो सुबह से निकले हुए हैं, पंजाब हाउस जा रहे हैं, कभी बलोचिस्तान हाउस जा रहे हैं, कभी केपी हाउस जा रहे हैं, कभी सिंध हाउस जा रहे हैं, और वहाँ हर एक को जा जाके और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उनके साथ अब डिटेल में डिस्कशन हो रही है कि काबीना कैसे बननी है, नेशनल गवर्नमेंट कैसे बननी है, किसने क्या लेना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। ये बड़े मुश्किल काम है, ये कोई रात तो रात का काम नहीं है। और उसके बाद वो कराची जाएंगे, वहाँ एमक्यूएम के साथ बैठेंगे, वहाँ पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, तो ये वक्त लगेगा। फिर आके जब सुकून थोड़ा सा मिलेगा तो फिर मेरा ख्याल है आर्मी चीफ विल आल्सो कॉल ऑन हिम, ठीक एंड है। आप देख लीजिएगा जब वो होगा। डिस्कशंस किस नीयत की है, नौयत की है, ये तो हमने आपसे जानना ही है। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे प्रोपेगेंडा की जो मुहिम चल रही है और सोशल मीडिया से उसको हवा मिल रही है। ज़ाहिर है वो वायरल होते हैं, शेयर किए जाते हैं, थाउजेंड्स की तादाद में ट्विटर पे ट्रेंड्स बन रहे हैं। जिस वक्त ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई सेठी साहब, और उसके बाद कुछ अरेस्ट अमल में आई, तो एक ट्रेंड जो टॉप पर था सोशल मीडिया पे, वो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। वो हमारी अफवाज के खिलाफ था। अब फौज ने तो अपनी तरफ से नोटिस ले लिया और इस पर कार्रवाइयों का आगाज भी हो गया है। कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत की है। इमरान खान साहब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके हक में मुजाहिरों में ये नारे लग रहे हैं, वो इसका तोड़ कर सकते हैं? आप देखते चले होता क्या है। ये मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि ये आप देखिएगा एक हफ्ते के अंदर ये जो कुछ धंधनाई बोल रहे हैं सारे, ये आधे रह जाएंगे, और उसके अगले हफ्ते उससे आधे रह जाएंगे। तो मेरी जो पेशेंट गोई है वो पूरी तो आने दें बिफोर यू स्टार्ट आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस। खान साहब जो हैं,
आपने देखा आज क्या खबरें निकलनी शुरू हो गई हैं खान जी साहब के बारे में, वो तोशा खाना की जी खबर जी आ गई है ना, जी बिल्कुल। अभी डिस्कस करनी है ना तुमने मेरे जी से, नहीं, आप तो अभी बता और देना। आएंगी। हाँ, बता दे इसके हाँ, बाद क्या, अभी इसके आपको बाद क्या। पता है, अभी हाँ। अभी अभी बहुत कुछ आएगा। इनके जो साथी हैं उनको कुछ थोड़ी बहुत समझ आएगी कि होता क्या रहा है। ये अब आने वाली हैं बहुत सी चीजें, एक एक करके आएगी और आप देखते जाइएगा। और फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो फिर हम इनका कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये मैं आपको बता दूं, खान साहब को समझ आ जाएगी। ये आज मेरी ये भी पेशेंस हुई है कि खान साहब भी ये इस किस्म की बातें बंद कर देंगे। ये वक्त हम्म आने को देखेंगे आप। हम्म ये सारा कुछ नून लीग ने एक दफा नहीं, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी भुगता है, नवाज शरीफ साहब ने भी भुगता है, और अब इमरान खान साहब के वक्त आ गया भुगतने का। इमरान खान साहब को भी समझ आ जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब आवाम को समझाने की बात कर रहे हैं। वो क्या समझाना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या मैसेज दिया अपने जलसे साहब प्रोग्राम में शामिल करते हैं उनका पैगाम। जो सबसे बड़ा पैगाम अपनी कौम को पेशावर से दूंगा वो ये कि अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है। कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता, कोई फ़ौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत करती है। कौम आज़ादी की हिफाजत करती है, कोई फ़ौज नहीं कर सकती। सिट साहब समझ नहीं आई, इमरान खान साहब कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? हम तो 1947 से आज़ाद हैं। जी हाँ, बस आप खान साहब को ये सवाल पूछिए, अभी भी वो कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर चलेंगे और कहेंगे कि जी अमेरिका की साजिश है। अब देखिए, आज कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो ये सारी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर रहे हैं। आज से इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि जी हमने तो खत जो है वो चीफ जस्टिस को भेज दिया है और हम चाह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनने। तो अब बात ये बड़ी वाज़ेह बात है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया था, और इन्होंने कहा था इमरान खान ने कि जी मैंने उनको भी दिखाया और उन्होंने भी इत्तेफाक किया। फिर वहां से खबरें आनी शुरू हो गई कि उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, कोई साजिश नहीं है, एक डिमार्श हमने देनी थी, हमने एक बात कर दी और इसके ऊपर कोई, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। खान साहब फिर भी बाज नहीं आए, फिर भी लगे रहे। फिर स्पीकर के हाथ में खत दिया, फिर डिप्टी स्पीकर के हाथ में दिया, वही कागज घुमाते रहे सारे। और वो एक केबल की सूरत में जो आई है, उसकी समरी है, ये पैराफ्रेजिंग है। और अब ये कह रहे हैं कि हमने उधर देनी है। हालांकि शहबाज शरीफ ने आपने कहा है कि हम पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी के कमेटी के आगे रखेंगे और वहां हम सर्विस चीफ को भी बुलाएंगे, तो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी बुलाएंगे। तो क्यों नहीं इंतजार करते कि वहां से जो मिनट्स निकलेंगे जी और नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का जो मौकफ निकलेगा उसकी इंतजार कर लें। और अगर नहीं तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब भी खुद तैयार हो जाएंगे। अगर इन्होंने कोई जुडिशल कमीशन करनी है तो वो बिल्कुल, अगर ये भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बिकॉज मैं कन्विंस्ड हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ये जो सारी कंस्पिरेसी थ्योरी है ना, एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब और गवर्नमेंट एंड जो आजकल की गवर्नमेंट जो है, दे विल गो आउट टू प्रूव कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये सारा सर झूठ था। और अब बात यह है कि क्या इमरान खान के सपोर्टर्स फिर भी यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने ये देखा है कि जब एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी तो उस वक्त तो कोई गलती हो ही नहीं सकती थी, और जब एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी न्यूट्रल हुई, ऑपोजिशन के हक में नहीं गई, थोड़ी सी पीछे हटी, तो उनको गालियां देनी शुरू कर दी। इसी तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट और अदालतें भी जब इनके हक में फैसले देते हैं तो जजों की तारीफ करते हैं, जब कोई फैसला इनके खिलाफ आता है तो गालियां देना शुरू कर देते हैं। कम अज कम मैं ये आपको बात बताऊं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गाली कभी नहीं दी जुडिशरी को। अगर उनके खिलाफ फैसले आते रहे तो वो एहतजाज करते रहे हैं कि जी हमने ये अच्छा फैसला नहीं है, बड़ी ज्यादती होगी हमसे, पर गाली गलौज फिर नहीं निकलते हुए, कैरेक्टर असैसिनेशन जजेस की नहीं करते हुए। मगर इन्होंने तो कोई हद ही नहीं छोड़ी। ये तो आर्मी चीफ क्या हर एक की इन्होंने बेहुरमती की है और पग उछाली है और जात नाम ले लेके तो इनकी तो अब वक्त आ गया, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो फिर भी अगर आवाम को समझ नहीं आती तो कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं इमरान खान बड़ा पॉपुलर है। अच्छा, आपने अब आज का गैलप देखा तो नहीं होगा आपने, या वो डिस्कस जी करना जी है आपने, तो देखा है इनकी देखा है देखा है। पॉपुलैरिटी के बारे में भी देख लेते हैं। जी सेठी साहब, वो डिस्कस करना है हमने गैलप सर्वे कि कितने लोग इमरान खान साहब के जाने से खुश हैं और कितने लोग गमज़दा हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो सियासी तलखियाँ हैं सियासतदानों के दरमियान, वो अवाम में भी सरायत कर चुकी हैं। इसका इलाज क्या है और ये मर्ज़ कहाँ तक बिगड़ चुका है? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। हम ग्राउंड लेवल पे भी देख रहे हैं कि कुछ रद्द अमल आ रहे हैं सामने, गालम गलोच हो रही है, हाथापाई हो रही है। एक ऐसा ही नाखुशगवार वाक़या इस्लामाबाद में भी पेश आया। इफ्तार के मौके पर हमने देखा कि बाकायदा हाथापाई हुई। इसके अलावा सेठी साहब, आप जिस सर्वे की बात कर रहे थे उसमें इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने पर कितने लोग खुश हैं, कितने परसेंट? तो 57% खुश हैं और 43% खफा हैं। अच्छा, अब ऐसे है कि इससे आपको पता चलता है, और आगे भी इसका एक और हिस्सा है इस सर्वे का, कि वो कहते हैं कि जो खुशी इस बात की है लोगों को, 70% उनमें से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इनकी जो छुट्टी कराई गई है वो महंगाई इतनी हो गई थी कि ये इतने लोग खुश हैं बिकॉज ऑफ महंगाई। 71% इस बात पे खुश हैं कि महंगाई और गुर्बत में इजाफा हुआ था तो ये हटा दिए गए, और 13% ये समझते हैं कि 5 साल मुद्दत उन्हें पूरी करने दी जानी थी, चाहिए थी। या तो अब बात यह है कि अवाम का तो आपने राय देख ही लिया, और अभी आगे आप अवाम की राय देखेंगे। इस वक्त एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और बड़ी कामयाबी से ये हो रही है। यहाँ तक कि हमारे कुछ एंकर दोस्त और जर्नलिस्ट भी बड़े परेशान है ये देख के, ये बात कि बड़ी पॉपुलैरिटी नजर आ रही है खान साहब के लिए। लोग बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कैंडल्स बर्न कर रहे हैं, टेलीफोन्स की बत्तियां ऑन कर रहे हैं, एंड सो ऑन। मैंने कल भी बात कही थी, आज मैं फिर ये बात कहूंगा कि ये देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में या देहातों में बिल्कुल नहीं है। और अगर है भी तो छोटे शहरों में 25, 30, 50, 100, 200 लोग, और बड़े शहरों में आप समझ लें 200, 300 से लेके 1000, 2000 तक। मगर तीसरा इसका जो पहलू ये है कि इसमें फोटोशॉपिंग बड़ी की जा रही है, और जो इमेजेस आपको दिखाए जा रहे हैं वो मैंने ट्विटर के ऊपर भी लोड किए हैं अपने अकाउंट पे, कि उनको फोटोशॉप करके उठा के क्राउड सीन्स वो मिक्स करके और लगा दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े क्राउड्स। बहरहाल मैं अब इसकी ज्यादा बहस नहीं करता। हो सकता है एक आध जगह पे लोग निकले भी हों, बड़े क्राउड भी हों। मैंने तो शेख रशीद का भी देखा था बिफोर द फोटोशॉप, तो मुझे नजर आ रहे थे कि वहाँ 3-4 हजार लोग आ गए। तो ये कोई बात नहीं है, अगली दफा शेख साहब निकाले ना 3-4 हजार भी, तो मैं मान जाऊंगा। तो बात ये है कि ये नया ना अभी नए नए ये निकले हैं, इनके साथी जो हैं जज्बा है, गुस्से में है, उनके अंदर एक ब्रेन वॉशिंग किस्म की चीज हुई हुई है, जहन में ये बात बैठी हुई है कि पता नहीं साजिश है, क्या है, हमारा हीरो, हमारा ये। और फिर ये तस्लीम करना कि शायद हम गलत थे, हमने इसको सपोर्ट किया, शायद ये वो चीज ही नहीं थी जो ये निकल रही है। तो वो भी तस्लीम करने से लोग कतराते हैं ना, नहीं कोई मानना चाहता कि भाई हमसे गलती हो गई। अब तो उसी को ओवर वो जिद जो होती है, वो जिद के साथ नहीं नहीं हम ठीक है, वो एक प्रेजुडिस होती है, एक जिद होती है। तो ये खाता चल रहा है। जब वोटिंग का वक्त आता है ना, तो फिर पता चलता है कि पॉपुलैरिटी कितनी है या नहीं है, और कौन लीडर है या कौन लीडर नहीं। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये अब आप इंतजार करें, जब इलेक्शन आएगी तो फिर देखा जाएगा कि खान साहब को क्या होता है या नहीं होता। मैं समझता हूँ कि खान साहब इस वक्त भाग दौड़ कर रहे हैं, और अभी भी ये एस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच कर रहे हैं कि जी मुझे 70 सीटें दिलवा दें अगले इलेक्शन में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड फिर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, इनको तो 30 सीटें भी मिल गई तो बड़ी गनीमत होगी इनकी। तो बहरहाल ये मेरी याद रखिएगा, मेरा ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, जब वक्त आएगा तो आप देख लें क्या होता है और क्या नहीं होता। तो प्लान क्या है सेठी साहब, इलेक्शंस की आप बात करें, प्लान क्या है? शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ है, एक धड़ा जो है वो जल्दी इलेक्शन चाहता है, एक चाहता है कि मुद्दत पूरी की जाए। इस्लामाबाद में क्या गूंज है? इस कैबिनेट की तश्कील में क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है? पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बन रही, क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार है? देखिए, मैंने आपको याद कहा था कि इन्होंने जब ये सारा कुछ स्टिच अप किया, इकट्ठा किया सबको, तो वहाँ ये इश्यूज खड़े हो गए। तो इन्होंने ये फिर फैसला किया कि ये देखिए, अगर तो ये इश्यूज अभी अब हमने इसके ऊपर बहस करनी शुरू कर दी तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो पहली स्टेज पे तो ये है ना कि इमरान को निकाले, फिर अगली स्टेज पे हमारे पास टाइम होगा, हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी, हम बैठ के बात कर लेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी अगर लग जाए तो लेन देन में तो ये लग ही जाता है, तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे बात चलती जाएगी बनाते जाएंगे। कैबिनेट जो है जरूरी तो नहीं कि पहले दिन ही 18 या 20 या 30 लोग की हो। तो जैसे जैसे लोग एग्री करते जाते हैं विद दी फॉर्मूलाज जो कि आपस में डिस्कशन में अब आएंगे, मेरा ख्याल है आज शुरू हो गया ये काम, वैसे वैसे आपको देखेंगे आप कैबिनेट की सीटें बढ़ती जा रही हैं, और वैसे वैसे आप देखेंगे गवर्नरशिप्स लगती जा रही हैं और एडवाइजर्स लगते जा रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस 15 दिन 20 दिन लगेंगे, इसको शायद इससे भी ज्यादा लगे, बाद में भी स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स और बाकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती रहे।
तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इसलिए यहाँ ये कहना कि जी अभी तक क्यों नहीं पता चला कैबिनेट में कौन है कौन नहीं है, इमरान खान तो आखिरी वक्त तक ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते रहे, जी। तो ये वक्त लगेगा, थोड़ा सा सब्र करें आप। दूसरा सवाल आपका बहुत है, वो ये है कि अब पीपल्स पार्टी, बेसिकली जो पीपल्स पार्टी के अंदर एक डिवीजन है इस वक्त, इसके कल भी जिक्र हुआ था मगर आज मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन करना चाहिए और हमें कैबिनेट में भी इतनी सीटें लेनी चाहिए और फलाना फलाने ओहदे जो है ना हमें लेने चाहिए, और जब तक ये हुकूमत चलती है हमें चलना चाहिए, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ी देर ज्यादा चले ताकि हमें फायदे हो जाएं इसमें, ताकि हम अपनी हाथ पैर जो है जो मारने हैं अपने वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए, खर्चे करने के लिए, कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट प्लान्स करने के लिए हमें भी मौका मिलना चाहिए। वी आर नॉट अ केयर टेकर गवर्नमेंट, हम तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट है, तो क्यों हम जल्दी से इलेक्शन कराएं, करवा लेंगे 1.5 साल के बाद जब वक्त आएगा। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, आगे बड़े मुश्किल हालात आ रहे हैं, ये ना हो कि हमारी काबीना में इस काबीना का हिस्सा बन जाए और आगे फिर मसले ना हल हों और लोग फिर गाली देनी शुरू कर दें हमको, तो जो हाथ में है वही ना गवा दें। तो बेहतर यह है कि नूली को खुद ही करने दें, हम बाहर बाहर ही बैठते हैं, जो जरूरत पड़ेगी इनसे मांग लिया करेंगे, मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल कोई मुआहदे तो हुए हैं ना कि हम आपकी हेल्प करेंगे एक दूसरे की वगैरह। तो क्या जरूरी है कि काबीना के अंदर आके बैठे, क्या जरूरी है कि ये जिम्मेदारी लें कि अगर सब कुछ ठीक चले तो ठीक है, नहीं चले तो फिर हमारे ऊपर भी कीचड़ उछाला जाए। तो बेहतर यही है कि हम कोई काबीना की पोजीशन नहीं लेते। तो ये दो चीजें चल रही है। फिर ये भी चल रहा है कि अगर लेने भी है तो ओहदों के ऊपर क्या मांगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये कल जब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब कराची और जरदारी साहब के साथ बैठेंगे और एमक्यूएम के साथ बैठेंगे, तो मेरा ख्याल है कल फिर जब वो उठेंगे तो ये फैसला हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही है ही ले रही, और कितनी इनको सीटें मिल रही हैं कैबिनेट के अंदर, और कितनी एडवाइजरशिप अगर कोई गवर्नरशिप मिलनी है वगैरह वगैरह, जो भी पावर शेयरिंग होनी है वो होगी कि नहीं होगी। और इसी तरीके के साथ जैसे ही वो हर एक को एक एक करके मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आगे आई बात कि जी कितनी देर ये चलेगी हुकूमत की, नहीं, देखिए यही तो इशू चल रहा है। नवाज शरीफ साहब पहले दिन से कहते थे जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाओ, हम इस वक्त पॉपुलर है, इमरान खान अनपॉपुलर है, मईशत का हाल बुरा है, हाथ ना डालो इस पे, कर हाथ ही ना जल जाए, पहले इलेक्शन जीत लें फिर उसके बाद हाथ डालेंगे, जीत जल भी जाएगा तो बर्नऑल लगा लेंगे, 5 साल है हमारे पास, ठीक कर लेंगे फिर। मगर इनके इनके कुछ साथी थे जो कहते थे नहीं जी हमें मौका चाहिए हुकूमत में आके, और फिर पंजाब में भी हमें चाहिए, अपने आप को मजबूत करें थोड़ा सा, हम 4 साल बाहर रहे हैं, बड़ी गाली खाई है, और हमें भी कोई मौका मिलना चाहिए डेवलपमेंट फंड्स का और वगैरह वगैरह। तो ये वहां भी ये डिबेट चल रही है। मगर जो मेरा ख्याल है कि द फैक्ट दैट इन्होंने फैसला ये किया था कि शहबाज शरीफ साहब को बनाना है, तो इस और किसी और को नून लीग में से नहीं बनाना या किसी और पार्टी के हवाले प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं देनी, तो उसका मतलब ये था कि ये कुछ अरसे के लिए आए हैं। अगर तो ये 3 महीने के लिए आते तो शहबाज शरीफ कभी भी प्राइम मिनिस्टर ना बनते। अच्छा। क्या जरूरत है 3 महीने के लिए आना और बेइज्जती करवाना और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना। तो फिर किसी और को बना देते, किसी को उधर से पीपल पार्टी वाले राजा परवेज अशरफ साहब को बना देते या किसी और को बना देते, जिनकी एक हैसियत भी है, एक शराफत का तकाजा भी है, एक वो रहे भी हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं एंड सो ऑन। तो वो 3 महीने के लिए आ जाते और उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाता सारा कुछ। तो ये जब फैसला हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने आना, तो इसका ये मतलब था जो मैंने लिया कि अब ये कुछ अरसे के लिए आए हैं। अब वो क्या 6 माह है, 9 महीने है, 1 साल है, उधर से इमरान खान साहब कह रहे हैं जल्दी इलेक्शन कराओ जल्दी इलेक्शन कराओ। अब तो मैं ये समझता हूँ कि ये देखेंगे कि किस तरीके के साथ ये निपटते हैं इकोनॉमी को और बाकी इश्यूज को। इमरान खान साहब कितना मसला क्रिएट करते हैं इनके लिए कि नहीं। अगर तो ये इमरान खान साहब को काबू कर लेंगे और इमरान साहब का जो सो कॉल्ड मूवमेंट है कि फॉरेन इलेक्शन कराओ और ये वो, अगर वो फिजल आउट कर जाता है, वो टेक ऑफ नहीं करता, फिजल ऑफ ना भी करे टेक ऑफ नहीं करता, तो फिर ठीक है बैठे रहेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे अपना और कुछ ठीक करेंगे अल्लाह खैर सल्लाह, और अपनी हेल्प भी करेंगे। तो और इसको भी थोड़ा बहुत टाइट करेंगे, इमरान को भी। अगर तो अभी इलेक्शन होगी तो फिर टाइट क्या करना है जी। अभी तो वो केसेस खुलने हैं, इनके ऊपर डर्ट निकलनी है इनके बारे में, ये जो 4 साल हरकतें करते रहे हैं, वो जाहिर है आपका ख्याल है ये सियासत है, वो इनको वो इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेंगे, मगर ये इनके खिलाफ जो चीजें इकट्ठी हुई हैं इदारों के अंदर, जो इमरान खान दबा के बैठा हुआ था, वो तो निकलेंगी ना बाहर। तो अब बात यह है कि मेरा अपना ख्याल है कि ये 6 से 9 महीने तो कहीं नहीं गए, ये साल कहीं नहीं गया। अच्छा। तो अब मगर एक इसमें
क्वालिफिकेशन है कि अगर सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि इनके कंट्रोल से लगता है, इस गवर्नमेंट के कंट्रोल से, कि आपस के अंदर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, मीडिया ने भी अब बहुत तनकीद शुरू कर दी है, इनसे गलतियां होनी शुरू हो गई हैं, आपस में डिविजन हो गई हैं, और माँ का मईशत को काबू नहीं कर पा रहे, इमरान खान को काबू नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है जैसे ही इनको ये एहसास होगा कि तू गेम निकलती भी, ये फॉरन इलेक्शन अनाउंस कर देंगे और कहेंगे निकलो निकलो बिफोर वी बिकम अनपॉपुलर। सो ये डिपेंड करता है, इसको डायलेक्टिकली देखें आप। इस वक्त तो उनका जो ख्याल है कि वो ये 9 महीने साल खींचे, मगर ये जरूरी नहीं है कि ये 9 महीने साल खींचे। अगर इन्होंने 9 महीने साल खींच लिया, इसका मतलब ही है कि इन्होंने हाथ पांव इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अगर कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत आवाम की फीडबैक भी आनी शुरू हो गई है कि अच्छा वेल डन। पर अगर ऐसे है तो फिर एक और साल खींच लेते। तो ये इस वक्त जिसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो अभी मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कोई हतमी फैसला ये अनाउंस करेंगे या हम भी कुछ कह सकते। यानी हालात के मुताबिक ख्यालात बदल सकते हैं, फैसले बदल सकते हैं। एनालिसिस इस सूरत हाल का सेठी साहब ने दिया, लेकिन और भी बहुत से ऐसे महाज हैं जहां तब्दीली होने जा रही है। उस तब्दीली के मुहर्रिकात क्या हैं? ब्रेक के बाद आएंगे, बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। तहरीक अदम एतमाद का सीज़न है और ऐसे में हमने आज़ाद कश्मीर में भी बाज़ गश्त सुनी। एक खुफिया ख़त है जो कि ज़ेर बहस है और वहाँ तहरीक अदम एतमाद भी हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ जमा हो चुकी है और जमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराई गई है। सेठी साहब, इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? सरदार तनवीर इलियास का नाम ज़ेर गर्दिश है कि उनको रिप्लेस किया जाएगा। इनसे वजह क्या बनी इस नाराज़गी की कि न्याजी साहब से इमरान खान न्याजी साहब नाराज़ हो गए हैं? देखिए, ये जिन साहब को इमरान ने लगाया ना, ये एक और बुज़दार थे। और आपको पता है आज़ाद कश्मीर तो जैसे बलूचिस्तान है वैसे ही आज़ाद कश्मीर है। वहाँ एस्टेब्लिशमेंट का और सिटिंग गवर्नमेंट का बहुत पावर होता है, उसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और खान साहब ने जब वो सिटिंग गवर्नमेंट में थे तो जाहिर है उन्होंने एक अपना बुज़दार लगाया था, एक और न्याजी। और इसी तरीके के साथ उन्होंने वहाँ जीती भी थी, बिकॉज एज आई सेड वहाँ वोटिंग इसी तरीके से होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उन्हीं को सपोर्ट किया जाता है ज़्यादातर। तो अब सूरत हाल ये है कि वो तो अब नहीं रहे। तो पहली स्टेज पे तो पीटीआई की क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, तो उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने खान साहब के चीफ मिनिस्टर को उड़ा के बाहर मारा और अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया। और ये वही लोग हैं जो डिफेक्ट कर गए। अब ये भी डिफेक्टर्स है। ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, पीटीआई ने खुद ही अपनी पार्टी के अंदर ये कर दिया है। इसका मतलब है कंप्लीट रिवोल्ट हो गया है एक एजेकी में। खान साहब की बात सुनने के लिए खुद तैयार ही नहीं है जी। तो मतलब है कि वहां तो 100% रिवोल्ट हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक और इंडिकेशन है कि हार्ड टाइम्स आ रहे हैं, खान साहब के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है। और देखेंगे ये एक एक करके इन्होंने जो पिलर्स लगाए हुए थे, सतून बनाए हुए थे, वो सारे गिरेंगे इनके एक एक करके। इनको अब समझ आएगी कि अपने पाँव पे कैसे खड़ा होना पड़ेगा इनको, और क्या मुश्किलात आएंगी। और खसूसन ये कि जब सिटिंग गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया सब आप इससे तंग आए हुए थे और अब आपने उनको एक दफ़ा फिर से न्यूट्रलाइज करना है या डिफीट करनी है, तो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। ठीक है, आज़ाद कश्मीर पे तो हो गया तबसरा। एक और महाज जहां तब्दीली आते आते रुक गई है वो है पंजाब की बात। यहाँ वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, जिसके रस्ते में परवेज़ इलाही साहब आए और अब मामला हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में है। महफूज किया गया फैसला कल सुनाया जाना है। सेठी साहब, आपने बात की थी तो कहा था कि आप नोटिस करेंगे ब्यूरोक्रेसी किस तरह एक्ट कर रही है, पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। अब तो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब और कल आना है वो फैसला। तो कल पंजाब के वक्त में क्या लिखा है? देखिए, फैसला तो अदालत की तरफ से आएगा ना, और वो यही आएगा कि जी इलेक्शन करवाएं और रास्ते को दरवाजे खोलें और इलेक्शन कराएं और कोई गड़बड़ ना करें, यही आएगा। और मैं आपको बता दूं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त जिस किस्म की वहाँ हाउस ट्रेडिंग हो रही है और जिस किस्म का पैसा चल रहा है, और मुझे तो ये भी पता है कहाँ से पैसा आया है, मुझे तो ये भी पता है कि कितना पैसा आया है या लगभग कितना पैसा आया है। और कोई फंडिंग हुई है सेठी साहब? आखिरी वक्त पे जो परवेज़ इलाही साहब ने कलाबाजी खाई है 11 बजे वो उस दिन डार साहब से, इसहाक डार से फोन पे बात कर रहे थे और शुक्रिया अदा कर रहे थे नवाज शरीफ साहब का। और एक घंटे के बाद कुछ ऑफर आ गई और वो ऑफर ऐसी आई है कि वो ऑफर जो कुछ उनको मिला है उससे वो अब खरीदो फरोख्त वहाँ मैंने सुना है होनी शुरू हो गई है पंजाब असेंबली में। और एक एमपी ने तो मुझे खुद बताया कि जी
6 करोड़ रुपया तक तो ऑफर हो रही है। तो अब बात यह है कि इसका मतलब है कुछ अरबों की गेम चल रही है वहाँ, मगर कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि अगर लोग आ भी जाते हैं फिर छोड़ जाएंगे। जब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जब इनके पास नहीं है तो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर बगावत इतनी बड़ी हुई हुई है कि कुछ लोग तो शायद लालची हो जाए, मगर इवेंचुअली लोगों ने इलेक्शन लड़नी है, इलेक्शन जीतने हैं। और यहाँ तक मुझे खबरें आ रही हैं कि चौधरी साहब अभी भी पैगाम भेज रहे हैं जरदारी साहब को कि यार मान लो मैं माफी मांग लेता हूँ और कुछ मेरे लिए कुछ गुंजाइश निकालें, मैं आई बी लॉयल, गलती होगी मेरे से, सो ऑन सो। तो मेरा ख्याल है अब तो कोई उनको माफी देने के मूड में नहीं है। अब इसको आखिरी तक लम्हे तक ले जाना पड़ेगा इस गेम को, देखते हैं क्या होता है। मैंने तो पहले ही पेशन गोई कर गई थी कि चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे, और अगर बनते भी हैं ज्यादा देर नहीं रहेंगे। लेकिन सेठी साहब, जिस फॉल्ट लाइन का आपने हल्के फुल्के अंदाज में तस्करा किया वो बहुत संजीदा बात है, वो और मुख्तलिफ मकामात पर भी कार फरमा हो सकती है। आपको नहीं लगता कि उसका तदारुक इस हुकूमत का, इस सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज है? वो तो है तो सही, मगर अब क्या किया जाए। अभी तो सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। कुछ किया जाएगा जो सेठी साहब? उन्होंने किया अब कुछ किया जाएगा, होना तो चाहिए, मगर उस उन हालात में जबकि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट सबका एक ही हो, मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, होना तो बिल्कुल चाहिए। मगर फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगा कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो हर डेमोक्रेटिक आइन का एक हिस्सा है, इजाजत है अपने ज़मीर के बेसिस के ऊपर। इसको थोड़ी सी स्ट्रीमलाइनिंग करने की जरूरत है और क्लैरिटी देने की जरूरत है। मगर अगर एक MNA या एक MP फ्लोर क्रॉस करता है और वो तैयार है कि जी मैं वापस अवाम के पास जाऊंगा इलेक्शन लड़ने के लिए, जी। तो फिर उसको आप रोक नहीं सकते। अवाम ने उसको मुंतखब किया है, अगर वो वापस अगर अवाम के साथ वो धोखा करना चाहता है तो वो उसकी हक है और वो वापस जाएगा, वो सजा उसको मिलती है, वो डिसीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको जाना पड़ता है वापस इलेक्शन लड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक, इससे बेहतर सिस्टम ही नहीं है सारी दुनिया में जहां फ्लोर क्रॉसिंग अलाउड है। और मैं आपको बता दूं, फ्लोर क्रॉसिंग यूके में, USA में, एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज में तो फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर जब होती है तो कोई पेनल्टी कोई नहीं है। पता है आपको इस बात का? फ्लो क्रॉसिंग होती है, गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं, जमीर के मुताबिक लोग वोट डाल देते हैं और विप्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन उस स्टेज पे, जबकि आवाम का ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है गवर्नमेंट के अंदर। तो उनके जो आप पे MPs होते हैं या सेनेटर्स होते हैं या कांग्रेसमैन होते हैं, वो फिर दे रिवोल्ट। जब रिवोल्ट होता है तो गवर्नमेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो वहां तो कोई कानून नहीं है कि जी पेनल्टी, वहां तो आपके जमीर के ऊपर छोड़ दी, यहाँ पेनल्टी भी लगा दी है। तो बस इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? हिंदुस्तान में भी यही सिस्टम है, आप पेनल्टी आपके DC हो जाते हैं। इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती DC से। या आपने एक फैसला किया, आपने एक क्रॉस ओवर किया, आपने वोट डाला, प्रूफ मिल गया, आपने वोट डाला, आप पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ गए, चलिए जी घर जाइए, जाके फिर से इलेक्शन लड़े। क्यों? क्यों आपको अवाम ने भेजा था कि नजम सेठी की पार्टी में जाओ, आपने फैसला किया मैंने सैयदा आयशा नाज की पार्टी में जाना, चले जाए आप, आपका जमीर कहता है जस्ट बिकॉज आयशा इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, आपने जाना तो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मगर फिर ये है कि फिर जाके इलेक्शन एक दफा फिर लड़े, जी ठीक है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गुनाह के मुताबिक सजा या जजा होनी चाहिए, जो गुनाह की शिद्दत है उसके मुताबिक। भाई साहब, अब प्रोग्राम के ख़त्म करने की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो चैलेंजेस आने वाले दिनों में 15 तारीख को जब रिवाइज़ होगी पेट्रोल प्राइसेस, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कीमतों के इंजमात का ऐलान किया था कि बजट तक कीमत वही रहेगी, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इसे बारूदी सुरंगें करार दे रही है हुकूमत के किए गए अमाल को। तो क्या समझते हैं आप, सबसे बड़ा चैलेंज 15 को ही आ रहा है हुकूमत के लिए? हाँ, पहला चैलेंज तो आएगा, क्या करेंगे, अब बजट तो अभी बड़ी दूर है और इसी किस्म के ये पहला चैलेंज है, इसके बाद और भी चैलेंजेस आएंगे। मेरा ख्याल है कि ये इस दफा तो हाथ नहीं लगाएंगे किसी चीज को, इसको तो खींचेंगे। अभी IMF के साथ ये रीनेगोशिएट करेंगे बहुत कुछ। देखिए ना, इशू तो IMF है ना, आपको किसी ने नहीं रोका, आप बढ़ाएं गिराएं जो मर्जी करें, मगर IMF के साथ एक कंडीशंस तय हुई हुई। अब शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं जब आऊंगा तो आई रीनेगोशिएट, मिफ्ता इस्माइल कहते थे अब रीनेगोशिएट करेंगे। अब मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को लो इंटरनेशनल एड एजेंसीज पैसे भी देने के लिए तैयार थी, इनके साथ काम करने के लिए भी तैयार थी। अब देखिए ना, चाइना की तरफ से उनके अखबार भरे हुए हैं सपोर्ट फॉर शहबाज शरीफ,
आपने दिखाना चाहे लोगों को कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं चाइनीज अखबारों में, जी और के जी वी वेलकम, शहबाज शरीफ के साथ हम काम कर सकते हैं, बड़ी खुशी है, सिपैक रिवाइव हो जाएगा, ये वो वगैरह। इसी के साथ रशिया, प्यूटिन जिसकी बेस्ट फ्रेंडशिप इमरान खान थी, जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई यहाँ, जिसको ये मिलने गए थे हाथ में लाने के लिए, और हमारे ऊपर आसमान गिराने की कोशिश की। वो प्यूटन जो है वो लपक के आ गया शहबाज शरीफ साहब के पास। उधर से टर्की वालों ने किया, इधर से अभी अमेरिका की बात ही नहीं हो रही और रशिया वाले भागा है कि जी जिस सलामत रहो शहबाज शरीफ साहब, वेल डन, मुबारक हो, हम वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट रिलेशनशिप। जी तो बात ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को भी और खान साहब के सपोर्टर्स को भी ये बात का पता चलेगा। सो वेट एंड सी। वेट एंड सी पे ही हैं हम, और आने वाले वक्त के हम देखेंगे तेवर क्या हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भरपूर एक्टिव हैं। सुबह होते साथ ही वो मुख्तलिफ मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद मुआशी माहरीन के साथ मिलते हैं, मुआशी पॉलिसी की बात करते हैं, और उनके जो मुआशी माहरीन हैं वो भी बता रहे हैं कि आइंदा का रोड मैप क्या होगा। बहरहाल एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके भी फीडबैक का हम इंतजार करेंगे। वीडियो मैसेज के जरिए सेठी साहब से सवाल पूछिए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।